हिंदुस्तान की जानिब से जब ये बाकायदा रिक्वेस्ट की गई अमेरिका को कि सालसी का किरदार अदा किया जाए, और अमेरिका ने हिंदुस्तान की रिक्वेस्ट पे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान सीज फायर कराया। आज इंडियन मीडिया का जो नैरेटिव है इसमें क्या सदाकत है और क्या फसाना है, इसके ऊपर बात करने का हमारे ज्वाइन करें सीनियर साहब की तजज़िया निगाह इस्लाम से ज्वाइन करें जनाब सैयद रिजवान शाह साहब। रिजवान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, शाह बढ़िया। साहब, ये जो इंडियन मीडिया की हमें एक सूरत हाल नजर आ रही है कि जंग जरूर खत्म हो गई लेकिन जंगी जुनून खत्म नहीं हो पा रहा, वजह क्या नजर आ रही है? देखिए, हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि दुनिया में अपने आप को सबसे बड़ी सिक्योलर स्टेट जाहिर करने के जो झूठे ख्वाब दिखाता है भारत। भारत उस असल भारत और असल भारत का चेहरा उससे बिल्कुल बरक्स मुख्तलिफ है। भारत ना तो कभी सिक्योलर है, भारत ना तो कभी पुरअमन मुल्क रहा है, और ना भारत अपने काम से काम रखना चाहता है। वो इलाके की सुपरमेसी चाहता है, चौधरी बनना चाहता है। और अब भारत के इनसाइड कितनी तहरीकें आज़ादी की चल रही हैं उससे हमें अंदाज़ा होता है कि भारत कितना मजबूत है। खाली बहुत बड़ा हुजम हो जाना, बहुत बड़ी इकोनॉमी हो जाना, ये नहीं वो करता कि आप सुपर पावर हैं, है ना? लेकिन अपने पड़ोसियों के साथ और खास करके पाकिस्तान के साथ, ना तो भारत कभी पाकिस्तान को दिल से तस्लीम करता है, ना पाकिस्तान की हकीकत को मानना चाहता है। तो ये तो हमारा एक अजली दुश्मन है। इससे और दुश्मन से आप कम से कम और ज्यादा से ज्यादा हमेशा जब भी कोई चीज उससे आप एक्सपेक्ट करेंगे तो वो हमेशा दुश्मनी होगी। भारत के चलो। अंदर इस वक्त मामलात ये हैं कि वहाँ पे अकलियतों को हकूक हासिल नहीं है। भारत के अंदर एक ऐसी हिंदुत्व और आरएसएस के जनूनियों ने हुकूमत संभाली हुई है और भारत की भागदौड़ संभाली हुई है, जिसकी जद में वो पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने एक अजाब के अंदर मुब्तला किया हुआ है। इस्लामोफोबिया के ऊपर भारत के अंदर देखें कितनी वो हो रही है, ह्यूमन राइट्स के ऊपर क्या हो रहा है, मुसलमानों के साथ क्या सलूक हो रहे हैं। और अभी आपको पता होगा कि महकमा औकाफ के मामलात में लाकर मसाजिद के साथ क्या किया जा रहा है, वहाँ पे मसाजिद शहीद की जा रही हैं। तो भारत के अपने मसाइल हैं बेसिकली। नरेंद्र मोदी जो बुचर ऑफ गुजरात हैं, वो एक जनूनी शख्स है, और वो आरएसएस के घोड़े पे सवार होकर वो चाहते हैं कि जिस तरह उन्होंने गुजरात कंट्रोल किया, जिस तरह उन्होंने जनूनियों के कंधों पर बैठ के हुकूमत हासिल कर ली, वो ये समझते हैं इस खत्ते को भी वो उसी तरह हासिल कर लेंगे, लेकिन ये उनका ख्वाब रह जाएगा। क्या साहब, एक चीज बताइएगा, ये जो सीज फायर का सारा मामला चल रहा है इसमें अब इबाम पैदा करने की कोशिश की जा रही है इंडियन मीडिया की जाने से बिलखुसूस डोनाल्ड ट्रंप को लेके वहां का मेन स्ट्रीम मीडिया इस अंदाज की गुफ्तगू कर रहा है। प्लीज जरा इसको रेक्टिफाई कीजिएगा, बताइएगा, एजुकेट कीजिएगा हमारे नाज़रीन को कि दरअसल ये सीज फायर का मामला क्या था और इसको इनिशिएट कब किया गया, कैसे किया गया। ये भी बात की जा रही है कि जो पाकिस्तान ने मिसाइल अटैक किया था इंडिया के ब्राह्मोस के एक डेपो पे, उसके बाद वहां पे एक न्यूक्लियर ताबकारी का अमल शुरू हो गया था। तो उसके ऊपर भी जरा बताइएगा कि इसमें क्या सदाकत है। मुझे साहब, बात है कि भारत हर चीज को इसी तरह देख रहा है जिस तरह वो गुजरात में या बाकी यूपी में या फिर महाराष्ट्र में जिस तरह वो मुसलमानों के हकूक को सलब करता है ना, वो समझते हैं कि इसी तरह के चार गुंडे चले जाएंगे और जाकर लाठियों के साथ बंदों को मारेंगे, उनको मजबूर कर देंगे। तो भारत हमारी स्ट्रेंथ को समझता तो था, लेकिन वो शायद कभी उसके वहम व गुमान में भी नहीं था कि इस तरह का हमारे आर्मी चीफ साहब की तरफ से एक एक्शन दे दिया जाएगा और उसको ऐसा कड़ा जवाब दे दिया जाएगा। हालांकि हमें याद है इससे पहले जब हमारा भारत ने कोशिश की थी, तो जो हमारा ऑपरेशन रिटार्ट था उसके अंदर भी आप देख लें कि हमने किस तरीके से उनको एक सरप्राइज दिया। लेकिन पाकिस्तान बड़े तहम्मुल से काम ले रहा था। पाकिस्तान चाहता था कि अमन से मामला तय हो जाएं, और एक फॉल्स फ्लैग बहाना बनाकर के जी पहलगाम के अंदर पाकिस्तान इन्वॉल्व है बगैर तहकीकात के, बगैर बातचीत के। तो वो नजर आ रहा था कि भारत एक जबरदस्ती करना चाह रहा है। तो जबरदस्ती की भी एक लिमिट होती है। लेकिन जिस वक्त ये देखा गया कि पाकिस्तान के शहरियों के ऊपर हमले किए गए, पाकिस्तान की दिफाई तंसीबात के ऊपर हमले किए गए, तो हम समझाते रहे दुनिया को, हम कहते रहे दुनिया को कि समझ जाएं हम एक अमन पसंद मुल्क हैं, लेकिन हमारी अमन पसंदी को एक कमजोरी ना समझा जाए। तो मेरा ख्याल है भारत भी और शायद अमेरिका भी किसी हद तक और इसराइल भी ये समझ रहे थे
कि शायद हम जो है इसका सिर्फ बातों से जवाब देंगे। और मुनीर साहब, ये ज़रूरी हो गया था, ये एक बड़ा जुर्रतमंदाना कदम था जो हमारी अफवाज ने उठाया। और फिर जिस सरप्राइज दिया जिस वक्त, और घंटों के अंदर, 4 घंटों के अंदर, तो दुनिया में उसकी कोई तारीख और उसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती तारीख के अंदर। ठीक है ना, जिस तरह पाकिस्तान की शाह तरफ साहब से जवाब दिया शाह गया। साहब अगर ये कहा जाए कि हिंदुस्तान को उस 4 घंटे में संभलने का ही मौका ना मिला तो गलत तो नहीं होगा? सर बात ये बात आपको जनरल बख्शी से पूछनी चाहिए, उनको अभी भी दिल के दौरे पड़ रहे हैं, उनको यकीन ही नहीं आ रहा कि पाकिस्तान ने उनके साथ किया क्या है। वो अभी भी मानने को तैयार नहीं है, वो अपनी आंखों पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। यही हाल अरनाब स्वामी का भी है। ठीक है। देखें, बात यह है मुनीर साहब के, पाकिस्तान ने जो किया ना, वो मेरा ख्याल है खुद पाकिस्तान की कौम भी नहीं सोच सकती थी। जिस तरह फौज की प्लानिंग थी, 4 घंटे के अंदर आप 27 से ज्यादा फैसिलिटीज के ऊपर, वो भी डिफेंस फैसिलिटीज के ऊपर, एयर बेसिस के ऊपर, बगैर शहरियों के ऊपर हमला किए, आप उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दें। जिस तरह जो भारत का एक गरूर था, ब्रह्मोस, वो गरूर किस तरह खाक में मिलाया हमारी अफवाज ने, हमारी पाक फजाइया ने किस तरह वो खाक में मिलाया, इतना पिन पॉइंट वो सोच भी नहीं सकते थे। वो सोच भी नहीं सकते थे, वो बौखला गए। और बौखलाने के बाद ये जो आप सीज फायर की बात कर रहे हैं ना, ये बेसिकली सीज फायर पाकिस्तान ने नहीं किया। पाकिस्तान ने तो सिर्फ एक जवाब दिया था जो भारत के वहमो गुमान में भी नहीं था। ये तो फिर भागे हैं जाके, इन्होंने ट्रम्प के पांव पकड़े कि खुदा के लिए हमारी जान बचाएं। क्योंकि ना इनकी अफवाज के अंदर वो डिसिप्लिन है, ना इनकी अफवाज को इनकी कौम का वो सपोर्ट है, ना गवर्नमेंट की सपोर्ट है। ये एक मोदी का एजेंडा था, ये एक आरएसएस का एजेंडा था, ये एक जनूनी एजेंडा था जो पाकिस्तान को उसकी जद में लाना चाहते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहादुर अफवाज ने इस तमाम मंसूबे को नाकाम बनाकर पाकिस्तान को मजीद महफूज और पूरी दुनिया को पैगाम दिया है कि हम अमन का प्रचार तो करते हैं, लेकिन अपनी सलामती की खातिर हम किसी भी कुर्बानी से और किसी भी जो है ऑपरेशन से उससे बाज नहीं रहेंगे। हम उससे बढ़ चढ़ कर अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, अपनी कौम की शाह हिफाजत साहब के लिए हम हर कदम उठाएंगे। और ये हमारा एक बिल्कुल फंडामेंटल बिल्कुल राइट हम है। तैयार हैं। जी, बिल्कुल तैयार है शाह साहब, लेकिन एक चीज बताइएगा मुझे। इस पूरे अरसे में आपने दो न्यूक्लियर पावर की, एक तो कुवत का मुजाहरा देखा ना कि हिंदुस्तान क्या कर सकता था, पाकिस्तान ने क्या कुछ कर दिखाया, एक ये पहलू था। दूसरा पहलू ये था जो पाकिस्तान और इंडिया का मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया था। आपको वहां से जो नजर आया, नफरत नजर आई, जंग नजर आई, जंगी जुनून नजर आया। पाकिस्तानी मीडिया ने बरक्स इसके एक सेंसिबल अप्रोच दिखाई। और इस बार इस बात का क्रेडिट तो खुद आइशबियार दे रहा है, ठीक है, आइशबियार खुद कहते रहे कि जिस अंदाज से पाकिस्तान की यूथ ने सोशल मीडिया के मार्च पे इंडिया को आउट क्लास किया, मीम के जरिए, जोक्स के जरिए, सोशल मीडिया को जिस अंदाज से यूज किया, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो मेरे ख्याल से ये तो कंप्लीट पैकेज था कि पाकिस्तान हर मार्च पे जहां जहां हिंदुस्तान से लड़ा वहां वहां जीता। नहीं साहब, देखें, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। दुनिया को ये मैसेज हमने दिया है कि जब मामला पाकिस्तान का होगा ना, तो हम ना सियासी इख्तलाफात को देखेंगे, ना हम जाती इख्तलाफात को देखेंगे, ना हम किसी शख्सियात के इख्तलाफात को देखेंगे। हम सिर्फ पाकिस्तान को देखेंगे और अपने वतन की खातिर हम सब कुछ करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और ये मेरा ख्याल है DJISP साहब को ये भी पता है कि यूथ किसके साथ है। ये सारी बातें, मैं इस प्रोग्राम को कोई सियासी रंग नहीं देना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके अंदर हर पाकिस्तानी ने, हर नौजवान ने अपना हिस्सा डाला जो वो डाल सकता था। और हमें बड़ा एक अच्छा रंग नजर आया कि हम एक कौम के तौर पे पूरी दुनिया में हमारा पैगाम गया है कि जिस वक्त मामला हमारे अफवाज के ऊपर आएगा, जिस वक्त मामला पाकिस्तान के ऊपर आएगा, तो हम एक एकजुट होकर खड़े होंगे और दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं हरा सकती। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट अबाउट दिस। अच्छा शाह साहब, ये बताइएगा कि ये जो आपने सियासी रंग ना देते देते रंग दे दिया है, चले अब आपने दे ही दिया तो मैं सवाल पूछ लेता हूँ। यूथ के बारे में कहा जाता है कि यूथ के लीडर इमरान खान साहब हैं। मतलब इस वक्त इमरान आप खान ये साहब कहना को चाह रहे हैं कि मैं गैर सियासी से सियासी हो गया हूँ। सर, पाकिस्तान में कुछ भी पॉलिटिकल नहीं है, तो आप भी समझते हैं। बहरहाल सर साहब, ये जो खान साहब के हवाले से जब से मामला हुआ है, कुछ इतलात आ रही हैं, एक रिलीफ है, कुछ मामला आगे बढ़े हैं, कुछ डायलॉग हो रहा है, कुछ मुलाकातें हुई हैं डियाला में। ये हकीकत है यानी, क्योंकि इस सब मामले को लेके हमने देखा कि जब जंग हो रही थी
तो इंडियन मीडिया इस आपकी फॉल्ट लाइन को एग्रीवेट करने की कोशिश कर रहा था। वो कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी को और उभारा जाए और उस गैप को इस्तेमाल किया जाए। जैसा हम हकायक पर मबनी बात करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर, हम कोई शख्सियत परस्ती की बात नहीं करेंगे, हम कोई वन साइडेड बात नहीं करेंगे। देखिए, सीधी सी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जमात है, दुनिया की 10वीं बड़ी जमात है। और पाकिस्तान में इमरान खान एक इंतहाई पॉपुलर लीडर हैं जिनके पीछे कौम है। इसका मुजाहरा हमने इलेक्शन में भी देखा। अब मैं मजीद उस बहस में नहीं जाऊंगा, उसको सब मानते भी हैं, सबको पता भी है इस बात का। तो जब मुल्कों के ऊपर कोई वक्त आता है ना, तो ज़रूरी हो जाता है कि जो पाकिस्तान की कौम है उसकी सपोर्ट भी अफवाज को हो, और पाकिस्तान की सियासी सपोर्ट भी अफवाज के साथ खड़ी हो, और सारे एक पेज पर खड़े हों, तो फिर मज़ा आता है ना दुनिया को पैगाम देने का। तो मैं समझता हूँ कि जब इस तरह के मामलात होते हैं, तो उसमें हमें कौमी यकजहती का मुजाहरा करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये एक अच्छी बात है कि आप चीज़ों को समझें। आप भी खतरा टला नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। भारत कभी भी बाज नहीं आएगा अपनी हरकत से। वो एक शैतानी जहनियत के लोग हैं, और इस वक्त जो सूरत हाल है उनको अपनी शिकस्त का सामना है। मोदी बौखला गया है, उसकी सियासी सारी जितनी कश्ती थी वो डोल गई है। और इस साख को बचाने के लिए मोदी फिर किसी वक्त कोई भी इस तरह की कोई हरकत कर सकता है। तो मेरा ख्याल है कि मुस्तकबिल के लिए और मौजूदा हालात के लिए जो खत्ते में इस वक्त बनते जा रहे हैं, ख़ास करके जब ये भी इतलात हैं कि भारत के साथ इसराइल की भी कोऑर्डिनेशन है, तो मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी सियासी इख्तलाफात को पसे पुश डालकर हम सारे एक जगह पर खड़े हों, और उस शख्सियत को लाजमी हम किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान के लिए यूटिलाइज करें, जिसके साथ आवाम की एक कसीर तादाद खड़ी हुई है, उसको आवाम की एक सपोर्ट है। और वैसे मैं बताऊं, अगर देखें खान साहब को, अगर उनकी रिहाई के हवाले से अब क्या अपडेट्स चल रही हैं, क्या नहीं, मुख्तलिफ बातें हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इमरान खान साहब से शटल डिप्लोमेसी करवाई जाए, ठीक है, तो रशिया, चाइना, इस इंडोनेशिया, मलेशिया, आप पता है इमरान खान का एक अपना इमेज भी है, सऊदी अरब के साथ भी है, सब लोग उनको पसंद भी करते हैं। तो अगर इस वक्त में अगर उनसे एक शटल डिप्लोमेसी करवाई जाए, तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई मजायका नहीं है, इससे मजीद पाकिस्तान मजबूत होगा। वैसे भी इमरान खान हर दफ़ा जब भी बात करते हैं तो वो कहते हैं मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी। तो हमें इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए कि कौन मुहिब वतन है कौन नहीं है। इस वक्त मैं समझता हूँ हमें पाकिस्तान की, जितनी हम पाकिस्तान के अंदर अपने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को मुतहिद रखेंगे, उतना दुश्मन हमसे मजीद खौफ खाएगा, क्योंकि हमारी अफवाज ने तो अपना काम कर दिया। अब बहैसियत कौम हमें अपना काम करना है कि तमाम सियासी जमातें, तमाम कौम ये एकजुट होकर खड़ी हो, ताकि भारत दोबारा किसी किस्म की मार्का आराई से दूर ही रहे और बाज ही रहे। शाह साहब, ये तो आपने बात की थी, जरा खबर बता दें इस अडियाला से खबरें क्या आ रही हैं? कुछ मुलाकातों की बात की जा रही है, कुछ टाइमलाइन की बात के ऊपर भी बात हो रही है कि कितनी टाइमलाइन हो सकती है। ये बात छेड़ी दी है तो अंदर की खबर ही देते हैं बाबा। मुनीर साहब, वो कहते हैं ना, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हो, ठीक है ना, साफ छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं। तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ों के ऊपर अभी काम होने दें। मेरा ख्याल है मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर अभी हमें डिबेट करना या हमें बात करना मुनासिब नहीं है। बस ये मैं सबको पैगाम देता हूँ कि कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क के वसीतर मुफाद के लिए बहुत बेहतर हैं। तो दुआ करें अल्लाह ताला उन चीज़ों को बेहतर करे और उनके अच्छे नताइज हों, ताकि हमारा मुल्क बहुत स्ट्रांग हो। अभी खित्ते के अंदर एक बहुत ख़तरनाक गेम खेली जा रही है मुनीर साहब, हमें इसको भी थोड़ा सा समझना चाहिए। मसला यह है कि ये जो ग्रेटर इसराइल का मसला है ना, इस दुनिया उस पूरी उसकी जद में है इस वक्त। हम्म। दुनिया के अंदर इस वक्त दो रेजिस्टेंस पावर्स हैं, मुसलमान मुल्कों की दो रेजिस्टेंस पावर्स रह गई हैं, जिनसे यहूद को खतरा है, जिससे दुनिया को खतरा है, और जो हकीकत में उम्मत मुस्लिमा की सही तर्जुमानी करती हैं। और वो दो स्टेट्स हैं, पाकिस्तान और ईरान। और पाकिस्तान की हम्म। अहमियत यह है कि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान जी। दुनिया की वाहिद इस्लामी एटमी कुव्वत है। ये पाकिस्तान की एक अलग इनफरादियत दी है अल्लाह सुब्हाना व तआला ने, जी। ठीक है। तो जो इधर गेम चाह रहे हैं वो ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को भी किसी तरीके से आइसोलेट किया जाए और ईरान को भी आइसोलेट किया जाए, ताकि यहूद को कोई खतरा ना रहे।
ये गेम जो ग्रेटर इसराइल की चल रही है ना, इसके मामलात हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले हालात को हमारे सिपह सालार भी समझ रहे हैं, हमारे सियासतदानों को भी समझ लेना चाहिए, और हमारी कौम को भी इसके लिए तैयार रहना चाहिए। ये जंग रुकेगी नहीं, ये जंग कहीं ना कहीं किसी और सूरत में हमारे सामने आ जाएगी, क्योंकि अब इस खित्ते ने और इस दुनिया ने एक बहुत बड़ी जंग की तरफ जाना ही जाना है। और उसको जैसा अगर हम ऑन अ गौर से लाइटर नोट। समझें, अगर हम उसको जी। गौर से समझें तो हमारे तमाम इस्लामी हवालों में भी, हमारे हदीस मुबारका में भी उस एक तमाम हालात का जिक्र है। जैसा ऑन अ लाइटर नोट, आज डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐलान किया, बल्कि ऐलान क्या किया, बाकायदा एक फैसला सुना दिया कि जो यूएस की बिजनेस कम्युनिटी है, जो बड़े बड़े टेक जायंट्स हैं, जो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे थे, प्लांट्स लगा रहे थे आफ्टर चाइना जो सैंक्शंस का मामला हुआ, आज तो उन्होंने बरमला कहा कि जो करना है यूएस में करें, इंडिया जाने की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है कि एक डिस्टेंस पैदा हो गया और डिप्लोमेटिकली इंडिया आइसोलेट हो गया? क्योंकि अगर पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान को बड़ा क्लियर सपोर्ट है, चाहे वो चीन का हो, चाहे वो टर्की का हो, चाहे वो अजरबैजान का हो। जबकि इंडिया के अगर मामले पे देखें तो इंडिया की तरफ से कोई भी ऐसा मुल्क, कोई भी ऐसा अलायंस नजर नहीं आया जो इंडिया के मामले में खुल के आके ये बात कहे कि इंडिया का जो स्टांस है वो सही। और अब तो यूएस जिस अंदाज से इसराइल से अपने आप को डिस्टेंस कर रहा है, इंडिया से अपने आप को डिस्टेंस कर रहा है, ये एक अलार्मिंग फैक्टर है, क्योंकि इंडिया के पास ना रशियन ब्लॉक है, ना ही यूएस ब्लॉक को उस अंदाज से सपोर्टिव है। इंडिया क्या देख रहा है इसको? देखें, बात बात यह है कि झूठ और मुनाफकत जो होती है ना, वो ज्यादा देर छुपती नहीं है। हुआ यह है कि भारत ने अमेरिका को यकीन दिलाया था, वो जो कहते हैं ना, हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं अमेरिकन के, ठीक है। और स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स बेसिकली वो चाइना के खिलाफ खड़े हुए हैं इस पूरे खित्ते में चौधरी बन के। भारत जिस तरह अपने आप को वो समझता है, ठीक है, कंटेनमेंट ऑफ चाइना के लिए उसका ख्याल है कि हम जो है ना वो यूएसए के लिए बेहतरीन चॉइस हैं, कंटेनमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए हम बेहतरीन चॉइस हैं, कंटेनमेंट ऑफ रशिया के लिए हम बेहतरीन चॉइस हैं। यानी मतलब वो ये समझता है कि हम एक छोटा सा अमेरिका हैं एशिया के अंदर, जो हम इन तमाम मुल्कों को संभालेंगे। तो वो अब हुआ क्या कि जिस वक्त इसका टेस्ट टाइम आया ना, और ये तमाम उसमें कहा कि चलें ठीक है, फिर आप एनकाउंटर करके दिखाएं पाकिस्तान के, तो वहां पे तो कपड़े उतर गए अखंड भारत के सारे। वहां पे तो मोदी के दावे बिल्कुल जो है ना धरे के धरे रह गए। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं कि जब ये टेस्ट जी टाइम जी जी आया ना प्रैक्टिकल का, और ये जी। कहा गया कि चले अब आप अपनी थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाएं हमें, आपके पास तो राफेल भी हैं, आपके पास तो S-400 भी हैं, आपके पास तो हमारे हथियार भी हैं, आपको इसराइल की कोऑर्डिनेशन AI टेक्नोलॉजी भी हासिल है, आपके पास ड्रोन्स भी हम जो है ना वो कर रहे हैं। तो जब ये टेस्टिंग टाइम आया ना, तो वहां पर तो अखंड भारत के सारे कपड़े उतार दिए हमारी अफवाज ने। पाक फजाइया ने उनके राफेल जो है ना वो मिट्टी में मिला दिए। तो भारत का जो एक उसने एक इमेज दिया होता है ना अमेरिका का, तो वो अमेरिका को वो इमेज बरकरार रख नहीं सका, और अमेरिका को ये अंदाजा हुआ कि अगर पाकिस्तान से भारत इस तरीके से जख्म खा सकता है, इस तरह जिल्लत आमेज शिकस्त का सामना कर सकता है, तो चीन और रूस के साथ तो बहुत मुश्किल है कि भारत खड़ा हो 10 मिनट भी। ठीक है। तो अब ये लगता है कि शायद साहब उस होमवर्क की, जी। शायद उस जो एक भरम बनाया था भारत का, उसको पूरा न करने की वजह से ट्रंप इंतजामिया बड़ी सख्त नाराज है। ट्रंप जाती तौर पे नाराज हैं, बल्कि आप ये देख रहे हैं कि ट्रंप ने अब आईफोन को भी कहा है, आईफोन की कंपनी को, उनके जो जी। है CEO को उन्होंने कहा है कि ये आईफोन की फैक्ट्री वहां नहीं अमेरिका में होनी चाहिए। तो जाहिर बात है, जब आप गाजरें खाते हैं तो फिर आपके पेट में दर्द भी उसी हिसाब से होता है। तो अब मेरा ख्याल है ट्रम्प का बैड टाइम शुरू हो चुका है, और इसी बैड टाइम की वजह से मैं कह रहा हूँ कि ट्रम्प को ही जो है ना खामो खा की एक मजीद कोई जो है ना इस तरह की एक फॉल्स फ्लैग कर सकता है। हमें बड़ी आंखें खोल के रहना पड़ेगा। साहब गल में आप मोदी साहब के मुतालिक कहना चाह रहे हैं साहब, लेकिन एक आखिरी क्विक 1 मिनट कमेंट। इंडिया पाकिस्तान के जब ये दरमियान मामला हुआ तो हमने देखा कि इंडिया की जानिब से एक खातून आई ऑफिसर, मुस्लिम ऑफिसर थी, और उन्होंने एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की नाकाम से कोशिश की। आज इंडिया में इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज, इंडिया का मीडिया उन्हें भी निशाने पे लिए हुए है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि वो मुसलमान हैं। क्या देख रहे हैं इंडिया का ये जो जिंगोइज्म है इंडिया में जो हो रहा है, वो किस तरफ जा रहा है? मैंने आपको शुरू में कहा ना, इंडिया में ह्यूमन राइट्स का इशू है, इंडिया में इस्लामोफोबिया का इशू है, इंडिया में RSS और हिंदुत्व के जितने गुंडे हैं वो बेलगाम हैं।
उनको फ्री हैंड दिया गया है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि वहाँ पर अगर मुसलमान होने की वजह से हमारे लिए तमाम ख़वातीन काबिल एहतराम है, वो मुसलमान हैं या नहीं है, हम फिर भी उनका एहतराम करते हैं, ठीक है। बिल्कुल। लेकिन वहां पर हिंदू मुस्लिम का मसला बहुत है, वहां पर नारा लगता है कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो राम राम कहना होगा। तो जब वो इस तरह के मसाइल हम वहां पर देखते हैं, तो वहां पे इधर देखें ना, हम किस तरह हैं कि हम यहाँ पर कामरान मसीह को हम जो है वो हमारे हीरो, हम उनका किस तरह पुरतपाक इस्तकबाल करते हैं। तो बिल्कुल। पाकिस्तान में तो मजहबी मुनाफरत नहीं है, पाकिस्तान में तो कहीं भी जो है वो इस ट्रू तरह का ट्रू। मसला नहीं है। लेकिन इंडिया के इस मसले की वजह से मैं आपको बता दूं, उनका माशरा डिवाइड हो रहा है और बहुत जल्द इंडिया इस मामले पर टूटना शुरू हो जाएगा। ये आप देख लीजिएगा, मेरी बात लिख लीजिएगा, अनकरीब आपको नजर आएगा कि इंडिया के अंदर आज़ादी की जो तहरीकें चल रही हैं वो इसी नाइंसाफ़ी की वजह से चल रही हैं, ह्यूमन राइट्स की वजह से चल रही हैं। और वहाँ पर क्रिश्चियंस के साथ कितना बुरा सलूक होता है, मुसलमानों के साथ सलूक होता है बहुत बुरा। तो इंडिया एक तबाही की तरफ जा रहा है। इंडिया एक ऐसा माशरा है जो जनूनी माशरा बन चुका है, और वहां पर आरएसएस ने इंडिया को अपने घेरे में ले लिया है। क्या साहब, थैंक यू सो मच मैं प्रोग्राम मैं को। मैं एक बात और भी भूल गया। आखिर में मैं रिपीट कर दूं, आपने शुरू में मुझसे सवाल किया था, माजरत के वो मेरे जहन से निकल गया। देखिए, जो भारत की तरफ से इल्जामात किए गए कि जो ताबकारी जो है ना कोई लीकेज है पाकिस्तान में, तो उसका तो आईएईए की तरफ से एक वजाहत आ चुकी है कि ऐसा कोई नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो ब्रह्मोस जो उनके पास जो न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ थे, वहाँ पर बिल्कुल लीकेज है, और अब भारत उसकी वजह से भी परेशान है। और मेरा ये ख्याल है कि अब पाकिस्तान को और हमारे जितने भी जिम्मेदारान हैं और जितने भी हमारे ताकतवर हल्के हैं, उनको चाहिए कि एक भरपूर तरीके से यूनाइटेड नेशन में जाएं और इस मसले को उठाया जाए कि भारत एक गैर महफूज मुल्क है न्यूक्लियर वेपन्स के लिए, और भारत को उस जो है ना न्यूक्लियर वेपन्स की इंस्पेक्शन भी करानी चाहिए। और ऐसा ना हो कि पूरा खित्ता एक बहुत बड़े किसी साने से दो चार हो जाए, तो बगैर चलाए उनका ये हाल है, तो चलाकर उनका क्या हाल होता। तो भारत एक इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है, और इसके ऊपर मेरा ख्याल है हमें सर, बहुत हमारे चलाने के बाद उसका क्या लगाना हाल चाहिए। होता, फिर ये भी एक बड़ी डिबेट है ना, ये तो अनएंडिंग डिबेट है। और फिर अगर हम चला देते तो देखें, फिर मेरे बज़ाहिर ख्याल हम से एक क्या छोटा सा होता। मुल्क हैं, क्या मुनीर सर, भाई, हम एक मैं वो प्रोग्राम का। जी बज़ाहिर जी। हम एक छोटा सा मुल्क नजर आते हैं दुनिया को, लेकिन हम एक बड़े ऑर्गेनाइज्ड मुल्क हैं। आप देख लें कि हमारे जितने भी दिफाई असासे हैं, हमारे एटमी असासे हैं, वो कितने मतलब कि एक प्रॉपर निज़ाम के अंदर हैं, एक प्रॉपर उसमें तरीके में हैं। तो हमारे यहाँ पर तो कभी न्यूक्लियर चीज़ें बिकती नहीं ना, रेडिएशन वाली चीज़ें तो भारत बेच रहे हैं, वहाँ पे तो कई उनका माफिया है जो वो न्यूक्लियर चीज़ें बेच रहा होता है। तो ये बिल्कुल ताबकारी का मसला बिल्कुल। हमारा नहीं है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को कायम रखे, और ये मुल्क हमेशा कायम रहेगा। हमारी अफवाज, हमारी कौम, और हम बहैसियत मुल्क, बहैसियत कौम, हम दुनिया को यही पैगाम देते हैं कि पुरअमन है, लेकिन हमारी पुरअमन रहने की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। हम अपना दिफा भी करना चाहते बहुत हैं, बहुत शुक्रिया सर, बहुत करना बहुत जानते शुक्रिया। हैं। मेरा प्रोग्राम बहुत कहाँ तक पहुंचा, इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में इसके बाद मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन एक बात इस वक्त हिंदुस्तान से नजर आ रही है कि हिंदुस्तान शायद एक और जिना की तलाश में है, और कोई एक और जिना हो सकता है जो हिंदुस्तान से निकले, और एक बार फिर से हिंदुस्तान को जिस अंदाज से वहां पे मजहबी मुनाफरत का बीज इस अंदाज से बोया गया कि वो एक तनाव दर्द बन चुका है, कहीं ऐसा ना हो हिंदुस्तान फिर एक बार दो कौमी नजरिए में टूटता हुआ नजर आए। ख्याल रखिएगा। अल्लाह।